हम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें आज हमारे पास है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। आज इसका कंसेप्ट समझेंगे आराम से और इसके बाद के लेक्चर में करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है? जैसे नेम से आपको लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। देखिए, कोई भी बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक पॉइंट उस बॉडी में ऐसा जरूर होता है जहां पे उसका सारा मास एज्यूम किया जा सकता है, लिया जा सकता है। होता नहीं है लेकिन एज्यूम किया जा सकता है। ऐसा क्यों सर? इसको फील करने के दो तरीके आपको बताऊंगा। पहले लिखते हैं क्या है सेंटर ऑफ मास। इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी is supposed to be concentrated। सभी बॉडीज में, सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जहां पे उसका सारा मास एज्यूम किया जा सकता है, लिया जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिया जा सकता है। होता नहीं है, लिया जा सकता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? समझते हैं। देखो, इसको फील करेंगे दो तरीके से। ये मेरे पास एक प्लेट है, ये देखो प्लेट, कॉपर प्लेट है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो मैं इसके मास को फील कर रहा हूं। कोई भी बॉडी है उसका कुछ तो मास होगा, आप उसको पकड़ो, आप उसका मास फील करोगे, ठीक। अब मैंने इसको यहां पे होल्ड करना चाहा, इस पॉइंट पे, तो मैं इसके मास को फील नहीं कर पाऊंगा, तो गिर जाएगी ना। मैंने इस हैंड से पकड़ा हुआ है, नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाएगी, ठीक। मैं यहां पे पकड़ना चाहता हूं, ऐसे, गिर जाएगी, नहीं, मास को फील नहीं कर पाऊंगा। यहां पे मास को फील नहीं कर पाऊंगा, गिर जाएगी। मैंने ढूंढा ढूंढा, मेरे को एक पॉइंट ऐसा मिला, मेरे को एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पे मैं इसके मास को फील कर रहा हूं। एक ही पॉइंट वो होगा, ध्यान देना, वो एक ही पॉइंट होगा जहां पे उसके मास को आप फील कर सकते हैं। जैसा ऐसे पकड़ के कर रहे थे, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे अगर आप फोर्स लगाओ तो आप उसके मास को फील कर सकते हो, ये। और मैंने कहा ये पॉइंट है इसका, ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम ले सकते हैं कि सारा मास इसका एक पॉइंट पे लाई कर रहा है। होता नहीं है, अभी मटेरियल है ना पूरा, कुछ मास इधर का होगा, कुछ मास इसका इधर का होगा, कुछ मास इधर का होगा, लेकिन मैंने कहा मैं इसके मास को फील कर रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम ये ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि इस बॉडी का सारा मास उस सिंगल पॉइंट पे लाई कर रहा है। ले सकते हैं ऐसा, ठीक। एक बार फिर से देखो, मैंने ऐसे पकड़ा, मैं इसके मास को फील कर रहा हूं। मैंने ढूंढा, भाई एक सिंगल पॉइंट ऐसा मिला जहां पे मैं इसके मास को फील कर रहा हूं, तो हम ले सकते हैं कि इसका सारा मास उस पॉइंट पे है, एज्यूम कर सकते हैं। और उस पॉइंट को हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ मास। सो द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। इतनी बात समझ गए? अब दूसरा तरीका इसको फील करने का, दूसरा तरीका समझने का। देखो, मैंने इसको यहां मूव किया, इस बॉडी को मैंने ऐसे ऊपर उठाया और मैंने सपोज अपनी एक फिंगर से 2 न्यूटन फोर्स लगाया, और मैंने टोटल फोर्स कितना लगाया इसको सपोज ऊपर उठाने के लिए? 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। 2 न्यूटन फ्रॉम ईच फिंगर, 10 न्यूटन, ठीक। तो मैं इसको ऊपर ले गया 10 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। अब मैं 10 न्यूटन फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगाना चाहता हूं और यही इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं। 10 न्यूटन फोर्स लगा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैंने यहां पे 10 न्यूटन लगाया, एक पॉइंट पे लगाना है मुझे, है एक पॉइंट पे। 10 न्यूटन लगाया, ऊपर नहीं गया। 10 न्यूटन लगाया, ऊपर नहीं जाएगा, वही इफेक्ट देना है मैंने, ऊपर ले जाने वाला। 10 न्यूटन, ऊपर नहीं गया। 10 न्यूटन, ऊपर नहीं गया। मैंने कहा भाई ये है, इस पॉइंट पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर ले गया। इस पॉइंट को क्या बोला? सेंटर ऑफ मास। ये दूसरा तरीका समझने का। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी बॉडीज में, सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है, अगर हम टोटल फोर्स उस पॉइंट पे लगा दें तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो फोर्स लगाने से डिफरेंट पार्ट्स में। क्या बोल रहे हैं सर आप? लिखते हैं, देखो फिर से समझ में आ जाएगा। पहले लिखते हैं, फोर्सेस अप्लाइड, फोर्सेस अप्लाइड टू डिफरेंट, forces applied to different parts of the body, forces applied to different parts of the body have the same effect, have the same effect if
फोर्स इज अप्लाइड, इफ टोटल फोर्स लिखना सही रहेगा, इफ टोटल फोर्स, इफ टोटल फोर्स is applied to a single at a single point, at a single point, और उस सिंगल पॉइंट को हमने क्या बोला, उस सिंगल पॉइंट को हमने बोला, उस पॉइंट को हमने बोला, उस पॉइंट को हमने बोला सेंटर ऑफ मास। क्या बोला? सेंटर ऑफ मास। तो एक बार फिर से देखो, मैंने इस बॉडी पे डिफरेंट पार्ट्स पे फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स में मैंने फोर्स लगाया और इफेक्ट था, हैव द सेम इफेक्ट, इफेक्ट था ऊपर ले जाना। लेकिन मैंने अब इतना ही फोर्स 2 न्यूटन मैंने एक फिंगर से लगाया था, 10 न्यूटन इस पे टोटल फोर्स लगाया। अब मैंने 10 न्यूटन फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे लगाया यहां पे, और इफेक्ट वही हुआ ऊपर ले जाने वाला। तो इस पॉइंट को क्या बोला? इसका सेंटर ऑफ मास। समझ गए ना क्या है? क्लियर हुई बात? तो एक बार फिर से, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई। एक किसी भी बॉडी पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे उसका सारा मास एज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, होता नहीं है क्योंकि मटेरियल तो पूरा है, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं। और इससे हमारी कैलकुलेशंस, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं हमारी, आगे जो हम देखेंगे, आगे आपको समझ में आएगा, जो हमारे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है उसको समझना आसान हो जाता है। बहुत सारी चीजें हमें समझाता है सेंटर ऑफ मास, कैसे समझाता है वो तो आगे आएगा। तो एक बार फिर, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे किसी भी बॉडी का सारा मास एज्यूम किया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, सभी बॉडीज में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जहां पे उसका सारा मास एज्यूम किया जा सकता है। अब ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जहां पे कोई मटेरियल नहीं है। तो लिखते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में लिख रहा हूं CM, मे लाई आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिंग है, बैंगल है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसके सेंटर में। जैसे ये टेप है मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इसके सेंटर में। यहां तो कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे हो। ठीक है, समझ गए? यहां पे सारा मास ले सकते हैं, इसका यहां पे लाई कर रहा है, ले सकते हैं, लिया जा सकता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, इसके सेंटर पे। चलिए, ये तो ठीक है, आगे चला जाए इसमें और कुछ देख लो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमारे पास। अच्छा, मैं यहां पे ले लेता हूं, ये मार्कर है हमारे पास। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो सेंटर ऑफ मास, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होगा। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड तब समझ में ज्यादा आ जाएगा। लेकिन फिर से ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बिल्कुल सेंटर में ही होना है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद के लेक्चर में तो और क्लियर हो जाएगा। ये मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? भारी मास इधर की तरफ थोड़ा ये हैवी है, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इधर कहीं यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मेरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन मैं भी ड्रॉ करके बताऊंगा लाइन ऑफ एक्शन क्या है। लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो ये देखिए, मैंने फोर्स अप्लाई किया, लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है? फोर्स की सेंटर ऑफ मास से। तो ये कैसा मोशन कर रहा है? आगे के लिए बढ़ रहा है, तो ये कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन, आगे के लिए चल रहा है ना, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास ना हो, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास ना हो, जैसे मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर दूं, अब लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, सेंटर ऑफ मास यहां पे है सपोज, और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इधर, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है। तो ये कैसा मोशन कर रहा है? ये ऐसे घूम जाएगा। कैसा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन भी इसके साथ कर सकता है। एक बार फिर से, अगर फोर्स की, पहले लिखते हैं इसके बाद लिखना है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, पासेस थ्रू, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी कैसा मोशन करती है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, वो रोटेट नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती है,
फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती है तो वह कैसा मोशन करेगी, रोटेशनल तो करेगी लेकिन साथ में ट्रांसलेशनल भी कर सकती है। ठीक है, अच्छा समझते हैं इसको एक और एग्जांपल से। हैमर लेते हैं, हथौड़ा, ये हैमर का आयरन वाला पार्ट हो गया और ये हो गया वुडन पार्ट, लकड़ी वाला। अब ये जो लकड़ी वाला पार्ट है हैमर का, हथौड़ा होता है ना, जो उसकी लकड़ी वाला पार्ट होता है जिसको आप पकड़ते हैं, उसका मास तो बहुत कम होता है, ज्यादातर मास आयरन का होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज सिमेट्रिकल है और यहां पे लाई कर रहा है, इस पी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है हैमर का। इधर भारी वाला मास इधर भारी हो गया ना, क्योंकि यहाँ आयरन है। ये वुडन वाला पार्ट हल्का होगा, तो सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे पी पॉइंट पे। ध्यान देना, आप लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ जाएगी, जो मैंने लाइन लिखी वो भी क्लियर हो जाएगी। मैंने इस हैमर को रखा हुआ है सपोज ये टेबल में, ऐसा टेबल है कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसमें हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसमें एक हथौड़े को रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये आयरन वाला पार्ट हो गया और ये हो गया इसका लकड़ी वाला। मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ये हथौड़ा रखा हुआ है ऐसे टेबल में, मैं फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान देना भाई, फोर्स लगा रहा हूं मैं ऐसे इधर की तरफ। अब ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां है, इसको आगे के लिए ड्रॉ कर दो ऐसे। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग है, कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल, ये आगे के लिए चलता जाएगा। क्या सोचो ऐसा ही होगा, खुद सोचो। आपके घर में हैमर है, उसको टेबल में रखा हुआ है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आपकी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो वो आगे के लिए चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जैसे मैंने मार्कर का बताया ना अभी, ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ कहीं होगा, मैंने फोर्स लगाया और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, तो ये आगे के लिए चलेगा। कैसा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, आगे के लिए चल रहा है ना, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास ना हो, नहीं हो रही है, मतलब पहले तो मैंने ऐसे किया था, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं यहां इधर की तरफ, यहां फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई। क्या लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। अब सोचो हैमर के साथ क्या होगा, हैमर रखा हुआ है टेबल में और यह है हैमर, ठीक, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे, समझ आ रहा है, ये हैमर है, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखो मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे इधर की तरफ, सोचो ये क्या करेगा। फोर्स की पहले बात तो ये, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है तो जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल भी कर सकता है। आप खुद सोचो, आप हैमर पे ऐसे फोर्स लगाओ तो ये क्या आगे के लिए चलेगा, नहीं, ये ऐसे घूमने लगेगा, ये ऐसे ही तो होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं है, ऐसे घूमेगा, ये रोटेट करने लगेगा, साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है, लेकिन रोटेट तो जरूर करेगा ऐसे। और रोटेट कहां करेगा, इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। कहां रोटेट करेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो रोटेट करेगा, रोटेट भी कहां करेगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये चीज भी समझ गए, एक बार फिर से समझा दूं, यस सर एक बार फिर से समझा देते हैं। यहां पे इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास इसके अंदर कहीं होगा, इसके अंदर कहीं इस लाइन में, मैंने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, मेरा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, तो ये आगे चल रहा है, ये कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन, आगे के लिए चल रहा है। लेकिन अब मैंने फोर्स लगाया यहां, फोर्स लगाया मैंने इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया इधर के लिए, क्या मेरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, नहीं, सेंटर ऑफ मास तो इधर है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है। तो ये क्या, ये देखिए फोर्स लगाया तो ये क्या करने लगा, अपने घर में भी ट्राई कर लो, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा इसका, ये तो ये क्या करने के लगा, रोटेशनल मोशन। और रोटेट कहां होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है साथ में। तो एक बार फिर से फाइनल टच, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती है तो वो रोटेशनल मोशन करेगा, साथ में ट्रांसलेशनल भी कर सकता है। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल समझ रहे हो ना, बस ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन नहीं। कोई ले लो आप ऑब्जेक्ट कोई भी, उसका देखो कि भाई भारी पार्ट किधर है, हैवी पार्ट किधर है, जिधर हैवी पार्ट होगा सेंटर ऑफ मास उस साइड लाई करेगा। ये कैलकुलेशन में भी आ जाएगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जिधर हैवी पार्ट होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ होगा। अब सेंटर ऑफ मास को ऐसे ही देख लीजिए कहाँ पे आएगा लगभग, ठीक, चाहे तो होल्ड करके देख लेना भाई कहाँ पे आ रहा है ऐसे करके, ठीक, कहाँ पे आप उसको बैलेंस कर पा रहे हो, किस पॉइंट पे वो सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाल लेना और उसके बाद उसको टेबल में रखना,
अपनी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास पे बनाना, जहां से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अगर आपने सही चूज किया है तो जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगी वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, लेकिन फोर्स की अब दूसरी डायरेक्शन बना देना, मतलब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास मत करना, तो वो कैसा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन, साथ में ट्रांसलेशनल भी कर सकता है, तो रोटेशन तो करेगा। ठीक हो गया ये। तो एक बार फिर से पूरे की समरी, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है किसी बॉडी का जहां पे उसका सारा मास एज्यूम किया जा सकता है, लिया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, forces applied to different parts of the body have the same effect if the total force is applied at a single point known as center of mass। अगर आप टोटल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करो तो उसका वही इफेक्ट होता है जब आप फोर्स डिफरेंट पार्ट्स में अप्लाई करोगे बॉडी के। ठीक, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है जैसे रिंग के केस में। ठीक, फोर्स अगर आप लगा रहे हैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, रोटेट नहीं होगा। लेकिन अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, तो वो रोटेशनल मोशन तो करेगा, साथ में ट्रांसलेशनल भी कर सकता है। ठीक, अच्छा एक और चीज यहां से समझ लें, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेंटर ऑफ मास जहां पे उसका सारा मास एज्यूम किया जा सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे ये एज्यूम किया जा सकता है कि इसका टोटल वेट यहां पे एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आगे देखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जहां पे उसका टोटल वेट एक्ट कर रहा है, वो पॉइंट जहां पे एज्यूम किया जा सकता है कि इसका टोटल वेट यहां पे एक्ट कर रहा है। ठीक, यहां पे इसका टोटल वेट एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, वो हो गया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। जैसे स्मॉल बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे होगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी बॉडी है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ये कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। ठीक, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पे हो सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अभी हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू।